हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं इतिहास के साथ और इतिहास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो पिछला जो टॉपिक था उसमें अपने बौद्ध और जैन धर्म के बारे में चर्चा की थी और आज की जो क्लास है इसमें हम मौर्य वंश शुरू करेंगे। तो देखो चर्चा करते हैं मौर्य वंश की। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। देखो सबसे पहले हम मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश को समझने के लिए हमें कुछ साहित्यिक स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। तत्कालीन जो किताबें थी, पुस्तकें थी, जो ग्रंथ थे, उनका सहारा लेना पड़ता है ताकि मौर्य वंश को समझना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो वो सारी चीजें, वो साहित्यिक स्रोत जो मुख्य मुख्य थे, जैसे बात हो रही है अर्थशास्त्र, कथासरित सागर, बृहत कथा मंजरी, इसके अलावा महाभाष्य, जैसे अर्थशास्त्र, कथासरित सागर, बृहत कथा मंजरी, महाभाष्य और मुद्रा राक्षस, ये कुछ साहित्यिक ग्रंथ हैं तत्कालीन समय के जो हमें मौर्य वंश को समझने में सुविधा प्रदान करते हैं। अभी किसके लिखे हुए हैं देखो, अर्थशास्त्र को लिखने वाला कौटिल्य, सोमदेव का कथासरित सागर, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, पतंजलि का महाभाष्य और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। देखो बेटा, मौर्य वंश को समझने के लिए हमें जिन साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करना है, जिनका सहारा लेना है, उनमें मुख्य है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, सोमदेव का कथासरित सागर, पतंजलि का महाभाष्य और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। इसके अलावा मौर्य सम्राट अशोक और शक नरेश रुद्रदामन के अभिलेख व शिलालेख, दो शासकों शिलालेख तो अशोक के और एक शक नरेश रुद्रदामन का मुख्य रूप से जूनागढ़ अभिलेख, उनसे भी और इन साहित्यिक रचनाओं से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो मौर्य वंश के समझने के लिए हमें अभिलेखों और साथ में साहित्यिक स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है बेटा, इन साहित्यिक स्रोतों से हमें पता चलता है कि ये जो मौर्य वंश था इसके संस्थापक जो हुए वो चंद्रगुप्त मौर्य हुए। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, 322 ईसा पूर्व नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को परास्त कर मगध पर मौर्य वंश की नींव रखी। समझे? इन साहित्यिक स्रोतों से हमें पता चलता है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को परास्त किया और परास्त करके मौर्य वंश की मगध पर नींव रखी। ठीक है बेटा, इस मौर्य वंश की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग या उसका साथ किसने दिया था? कौटिल्य ने दिया था। कौटिल्य को कह सकते हैं हम क्या? चाणक्य। उसी को कह सकते हैं विष्णुगुप्त, उसी को कह सकते हैं मल्लीधारी, उसी को कह सकते हैं वात्सायन, तो सहायता करने वाला कौटिल्य, कौटिल्य का नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त, मल्लीधारी, वात्सायन। और इस कौटिल्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधान वजीर बनाया। आगे चल के इसने शासन प्रशासन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और फिर उसने लिखा अर्थशास्त्र।
कौन सा ग्रंथ लिखा बेटा? अर्थशास्त्र। अब ये जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्चा कर रहे हैं अर्थशास्त्र की। देखो बेटा, अर्थशास्त्र जो था रचना की किसने? कौटिल्य ने। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। ठीक है। इसमें अध्याय कितने हैं? 15। इसमें संस्करण कितने हैं? 180। इसका संबंध किससे है? तो राजनीति से। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट बात है। अर्थशास्त्र जो उसका प्रधान वजीर था या जिसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की जिसने सहायता की थी मौर्य वंश की स्थापना में, कौटिल्य, उसने लिखी। भाषा संस्कृत है इसकी। 15 अध्यायों में 180 प्रकरणों में ये विभाजित है और इसका संबंध राजनीति से है। अर्थशास्त्र बोलने में ऐसा लगता है जैसे अर्थ के नियम हो, इसमें व्यापार वाणिज्य के नियम हो, इसमें पैसे टके के नियम हो, इसमें वित्त या व्यापार का कोई संबंध हो, ऐसा नहीं है। इसमें राजनीति का संबंध है। एक राजा को राज्य प्राप्त करने के लिए और प्राप्त करने के बाद उसे बचाने के लिए क्या क्या करना है, साम दाम दंड भेद सारी चीजें इसके अंतर्गत बताई गई है। तो ये अपने को ध्यान रखना है बेटा। ठीक है। अध्याय 15 और प्रकरण 180। अब देखो अपने को क्या करना है। अपने को शुरू करना है चंद्रगुप्त मौर्य से। क्योंकि मौर्य वंश के संस्थापक हुए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है बेटा। इनका शासनकाल 322 से 298 बीसी तक रहा। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा। इसका मतलब यह कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसने 322 ईसा पूर्व में राजगद्दी प्राप्त की थी। ठीक है। देखो कई बार पूछा जाता है इनका जन्म 345 बीसी में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक। अब देखो इनके बारे में बताया जाता है कि जैन व बौद्ध ग्रंथों में इनको क्षत्रिय कहा गया है। जैन और बौद्ध ग्रंथ में कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था, परंतु पुराणों में इसको शूद्र बताया गया है। यह इंपॉर्टेंट बात है। जैन व बौद्ध ग्रंथ क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। इसने 322 ईसा पूर्व में राजगद्दी प्राप्त की। 345 में इनका जन्म हुआ। 298 ईसा पूर्व तक ये राजगद्दी पर आसीन रहे और पुराणों में इनको क्या बताया गया है? शूद्र बताया गया है। ठीक है बेटा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म को मानता भद्रबाहु ने जैन धर्म की शिक्षा व दीक्षा दी थी। शिक्षा व दीक्षा दी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म का अनुयायी था। जैनी गुरु भद्रबाहु ने इनको जैन धर्म में दीक्षित किया था। इसका भी अपने को विशेष ध्यान रखना है बेटा। जो हम आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, याद रखना इंपॉर्टेंट भी है। 305 बीसी यानी 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में परास्त कर दिया था। सेल्यूकस निकेटर यूनान का शासक था। उसको 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? परास्त किया। युद्ध के बाद जो संधि हुई, संधि की शर्तों के अनुसार उसने अपने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकराना चंद्रगुप्त मौर्य को लौटा दिए थे। भेंट कर दिए थे या लौटा दिए थे। इस युद्ध के बाद कौन सा युद्ध?
जो युद्ध यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य लड़ा गया 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई, यूनानी शासक निकेटर की पराजय हुई। उसने युद्ध के बाद 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और बुकराना किसको प्रदान किए? चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान कर दिए। ठीक है बेटा, इतना ही नहीं, आपको ध्यान रखना है इस युद्ध के बाद निकेटर ने अपनी पुत्री हेलन उर्फ कार्नेलिया का विवाह, हेलन उर्फ कार्नेलिया का विवाह किससे किया? चंद्रगुप्त मौर्य से करके गुप्तों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। चंद्रगुप्त मौर्य से कर गुप्तों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। ठीक है, और पुत्री का नाम था हेलन उर्फ कार्नेलिया। तो गुप्तों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो गए, ये भी अपने को ध्यान रखना है। एक विद्वान हुए प्लूटार्क, वो लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य विवाह के बाद प्रसन्न हुआ और उसने निकेटर को, सेल्यूकस निकेटर को प्रसन्न होकर और 500 हाथी उपहार स्वरूप भेंट कर दिए थे। विवाह के बाद 500 हाथी उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको भेंट किए? सेल्यूकस निकेटर को। क्यों? क्योंकि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलन उर्फ कार्नेलिया का विवाह उससे कर दिया था। ठीक है बेटा, अब अपने को देखो ध्यान रखना है, बार बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है मेगस्थनीज, इसकी पूरी कहानी समझो। ये कौन था मेगस्थनीज? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, जिसने इंडिका जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। दोबारा समझो, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज रहता था और उसी मेगस्थनीज ने इंडिका जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। और इस इंडिका से हमें तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक परिदृश्य का पता चलता है। यानी तत्कालीन गुप्त वंश का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है या महत्वपूर्ण स्रोत है क्या? इंडिका। इंडिका ग्रंथ को लिखा किसने? मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो ये अपने को बेटा ध्यान रखना। इसका साम्राज्य की हम बात करें तो पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण, 4 अलग अलग दिशाओं में हम बात करें तो इसका जो साम्राज्य था तो पश्चिम में ईरान तक फैल गया था बेटा। ठीक है, पूर्व में बंगाल तक फैल गया था। पश्चिम में ईरान, पूर्व में बंगाल, उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में मैसूर कर्नाटक तक फैला हुआ था। दक्षिण में मैसूर कर्नाटक श्रवण बेलगाला तक था, उत्तर में कश्मीर, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में ईरान तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, इतना ही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण को भी विजय किया, दक्षिण भारत को भी विजय किया था। और इसकी दक्षिण विजयों की जानकारी हमें 2 तमिल ग्रंथों से मिलती है। एक का नाम है एहनानूर, एक का नाम है मुन्नानूर। यह भी याद रखना है। तमिल ग्रंथ 2 हुए, एहनानूर, मुन्नानूर। इससे हमें क्या मिलती है? दक्षिण विजयों की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में